हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 22 अगस्त 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 22 अगस्त के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर करंट अफेयर क्वेश्चन के नीचे 3 से 4 ललन टॉप प्रश्न रहेगा, जो कि हमारा कुछ महीने पुराना करंट अफेयर क्वेश्चन रहेगा। और इसके साथ साथ जीके जीएस भी इसी में सॉल्व करेंगे। तो पूरी क्लास को जो है सॉल्व करने में हमको 20 से 25 मिनट लग जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ 20 से 25 मिनट बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं अपने 22 अगस्त के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास अगर पूछे किसके बीच में हुआ है, तो यह यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है। इसकी व्याख्या देखें तो उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास 2024 यह किसके बीच में हुआ है? तो यह यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है। जबकि इसका उद्देश्य पूछे क्या है, तो इस अभ्यास का उद्देश्य है रक्षा संबंध को मजबूत करना और इसके साथ साथ उत्तर कोरिया को भी काउंटर करना। अगर बात करते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है, तो 38 अक्षांश रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में सीमा बनाती है। दक्षिण कोरिया की राजधानी का क्या नाम है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल और दक्षिण कोरिया की राजधानी का नाम सियोल है। जबकि यहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? तो वॉन यहाँ की मुद्रा है। अगर बात करते हैं कि सियोल में ही दूसरा एआई समिट आयोजित किया गया था, तो जो दूसरा एआई समिट आयोजित किया गया था, ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो सियोल में किया गया था। पहला वाला अगर एआई शिखर सम्मेलन पूछे कहाँ आयोजित किया गया था, तो पहला वाला एआई शिखर सम्मेलन जो पहला आयोजित किया गया था, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था ब्लेचले में। ब्लेचले स्थान अगर पूछे कहाँ है, तो यह इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में है। ब्लेचले स्थान पर पहला एआई समिट आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा वाला सियोल में आयोजित किया गया था। हमारा प्रश्न है, उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 यह किसके बीच में अभ्यास हुआ है? तो यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है। दोस्ती अभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो यह इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में होता है। IMT ट्राइलेंट अभ्यास, I फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक, T फॉर तंजानिया। तो IMT ट्राइलेंट अभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो यह इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में हुआ है। डस्टलिक अभ्यास किसके बीच में होता है? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। अयुत्या और मैत्री अभ्यास, ये दोनों अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा अभ्यास है, धर्म गार्जियन अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और जापान के बीच में। मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच में। बोंगो सागर अभ्यास और संप्रीति अभ्यास, ये दोनों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होते हैं। साइक्लोन अभ्यास किसके बीच में होता है? तो इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। जबकि डेजर्ट साइक्लोन पूछे किसके बीच में होता है? तो डेजर्ट साइक्लोन जो है, डेजर्ट साइक्लोन यह किसके बीच में होता है? तो यह होता है इंडिया प्लस UAE के बीच में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो 19वें क्रम का भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारत में आयोजित किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो भारत और अफ्रीका के बीच में व्यापार सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? यह दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस बार 2024 में इसका 19वां क्रम है। और इस सम्मेलन का आयोजक कर्ता कौन है, यानी कि इसका होस्ट कौन सा संगठन किया है? तो CIIA यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया है, जो कि 19वें क्रम का है। इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? तो एक भविष्य का निर्माण इसकी थीम रखी गई है। और इसका शुभारंभ पूछे किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ का स्थापना अगर पूछे कब किया गया था, तो ये क्वेश्चन आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो ये आप सभी के लिए जवाब है, मतलब क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब की जाती है। G20 2024 का अगर पूछे होस्ट कौन सा देश है? तो ब्राज़ील है। G7 2024 का आयोजन यह कहाँ पर किया गया? तो पुगालिया, इटली में किया गया था। ब्रिक्स 2024 का आयोजन
रूस में किया गया है और SCO 2024 का आयोजन अस्ताना में किया गया है, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो है। अगर पूछे किस देश में है तो यह तंजानिया में है। कहाँ है? तो यह तंजानिया में है। और किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो 9वें क्रम का T20 विश्व कप जो महिलाओं वाला है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? अब तक जो है कहाँ पर आयोजित होना था? तो यह बांग्लादेश में आयोजित होना था, लेकिन यहाँ पे जो है सत्ता परिवर्तन हो गया है, तो जिसके कारण अब यहाँ से जो है महिला T20 विश्व कप का आयोजन नहीं होगा। इसके बाद अब कहाँ पे होगा? तो यह UAE में होगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? UAE में होगा। लेकिन पूछा जाए कि 2024 का महिला T20 विश्व कप कहाँ पे होना था? तो बांग्लादेश में होना था, लेकिन यहाँ पे सत्ता परिवर्तन के बाद अब जो है UAE में आयोजित किया जाएगा। किस क्रम का है? तो 9वें क्रम का आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल अगर पूछे कितनी टीमें भाग लेने वाली हैं तो कुल 10 टीमें भाग लेने वाली हैं। और भारत की कप्तान अगर पूछे कौन बनाई गई हैं तो हरमनप्रीत कौर ये भारतीय T20 की कप्तान बनाई गई हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का सैफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का सैफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है सत्य प्रकाश जी को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और यही पूछे कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन बनाए गए हैं? तो सुमित अंतल और इनके साथ साथ जो है भाग्यश्री जाधव जी को बनाया गया है ध्वजवाहक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में जो भी फिनिश हुआ है इसमें जो है भारतीय दल की तरफ से सैफ डी मिशन किसे बनाया गया था? तो गगन नारंग जी को बनाया गया था। और इनका खेल पूछे कौन सा है? तो इनका खेल शूटिंग है। और जबकि पूछे पेरिस ओलंपिक 2024 में मसाल वाहक किसे बनाया गया था? तो अभिनव बिंद्रा जी को बनाया गया था। ध्वजवाहक पूछे किसे बनाया गया था? तो ध्वजवाहक जो शुभारंभ का है इसी यह बनाया गया था PT उषा जी को, PV सिंधु जी को, और इनके साथ साथ शरद कमल जी को बनाया गया था शुभारंभ ध्वजवाहक। जबकि समापन ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो मनु भाकर और सबरजोत सिंह को बनाया गया था। पेरिस ओलंपिक में अगर पूछे भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर जीता गया है और 5 जो है ब्रोंज मेडल जीता गया है। ठीक है, तो ये जो सिल्वर जीता गया है नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया है। T20 अगर पूछे पुरुषों वाला T20 वर्ल्ड कप 2024, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। अगर पूछे कि इसमें जो है जो फाइनल मैच खेला गया था किसके बीच में? तो इंडिया प्लस साउथ अफ्रीका के बीच में जो है फाइनल मैच खेला गया था। तो इसमें विजेता अगर पूछे कौन बना है? तो विजेता भारत बन गया था। जबकि उप विजेता पूछे कौन बना है? तो साउथ अफ्रीका बना है। और फाइनल मैच में यानी कि मैन ऑफ द मैच कौन बनाया था? तो विराट कोहली जी बने थे। जबकि पूरी सीरीज में पूछे कि मैन ऑफ द सीरीज कौन बने थे? तो जसप्रीत बुमराह जी बने थे। और पूछे कि पुरुषों वाली T20 वर्ल्ड कप का आयोजन USA और वेस्ट इंडीज में किया गया था। T20 वर्ल्ड कप में पुरुषों वाले में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो 3 लोगों को बनाया गया था, युवराज सिंह को, उसेन बोल्ट को और क्रिस गेल को बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पे आयोजित होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पे स्थापित होगा? तो यह हरियाणा में स्थापित होगा। किस जगह पे? तो हरियाणा में OP जिंदल यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ अगर पूछे कब किया जाएगा? तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय का शुभारंभ 26 नवंबर 2024 को किया जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थापित होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? तो स्वीकार तो किया गया था 22 जनवरी 1947 को। लेकिन अगर पूछे प्रस्तावना को पारित कब किया गया था?
तो इसे पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 को और इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हो गया था। सुप्रीम कोर्ट कब कार्य प्रारंभ हुआ था? तो सुप्रीम कोर्ट का अगर पूछे कार्य कब स्टार्ट हुआ था तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। और प्रारूप समिति का गठन अगर पूछे कब हुआ था तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे किसे बनाया गया था तो B.R. अम्बेडकर जी को बनाया गया था। B.R. अम्बेडकर जी को बनाया गया था प्रारूप समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां। हाल ही में सुपरमून ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब हुई है? आपको बताना है सुपरमून और ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना किस तारीख को भी हाल ही में हुई है। तो आप सभी को अगर याद है तो रक्षाबंधन दिवस अगर पूछे कब मनाया गया है तो यह मनाया गया था 19 अगस्त को। इसी दिन जो है सुपरमून और ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना देखी गई थी। प्रश्न देखते हैं इसकी व्याख्या। ब्लू मून पूछे कब होता है तो यह पूर्णिमा को होता है और इसी पूर्णिमा के दिन ही चाँद जो है हमें पूरा दिखाई देता है। और अब की बार जो है पूर्णिमा किस तारीख को पड़ा था तो यह पड़ा था 19 अगस्त को। और 19 अगस्त को ही पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सबसे कम दूरी था। किस तारीख को तो 19 अगस्त को सबसे कम दूरी था, जिसे उपभू कहते हैं या अंग्रेजी में इसे पेरजी कहते हैं। तो इसी दिन जब चंद्रमा और पृथ्वी सबसे नज़दीक हों तो उसे कहते हैं उपभू। और यह कब हुआ था तो 19 अगस्त को हुआ था। और इसी दिन जो है ब्लू मून की भी घटना देखी जाती है। और ब्लू मून की घटना जो है कब हुई थी तो यह पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिस दिन चाँद जो है हमें पूरा दिखाई दिया था। और इसी 19 तारीख को ही पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में न्यूनतम दूरी होने के कारण सुपर मून की भी घटना देखी गई थी, जिसमें चाँद बड़ा और चमकीला दिखाई दिया था। तो सुपर मून और ब्लू मून दोनों कब दिखाई दिए थे तो 19 अगस्त को दिखाई दिए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है विषुव कब होता है? किस तारीख को अगर पूछे विषुव की घटना देखी जाती है तो विषुव की घटना देखी जाती है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर कर दें तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और इसके बीच में अगर देखें तो ये होता है भूमध्य रेखा, ठीक है, ये भूमध्य रेखा होता है। और इसके नीचे अगर बात करें तो ये होता है हमारा मकर रेखा और इसके ऊपर होता है कर्क रेखा। तो मैंने क्या बताया विषुव जो है इसी को विषुव कहते हैं। जब सूर्य की किरणें जो है, ये हमारा सूर्य मान लीजिए, ये हमारा सूर्य है, रेड कर देते हैं, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। जब सूर्य की किरणें जो है अगर 21 मार्च को सूर्य कहाँ पे चमकता है तो यह चमकता है सीधे भूमध्य रेखा पर। और इसकी किरणें जो है कहाँ कहाँ पर पड़ती है तो मकर रेखा पर और यहाँ पे कर्क रेखा पर, ठीक है। तो ऊपर वाला हो जाता है हमारा कर्क रेखा और नीचे वाला हो जाता है मकर रेखा और बीच में हमारा हो जाता है शून्यांश अक्षांश रेखा, ठीक है। तो इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो सूर्य की किरणें साल में 2 बार भूमध्य रेखा पर चमकती है, ठीक है। इसी दिन जो है इसी घटना को विषुव अयनांत भी कहते हैं। इस तारीख में जो है पूरे विश्व में जो है 24 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना। यहाँ से जो है 21 मार्च से जब सूर्य ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 जून को जो ये ग्रीष्म अयनांत की घटना होती है, कब 21 जून को। इस दिन सूर्य की किरणें अगर पूछे सीधी कहाँ पड़ती है तो सूर्य हमारे यहाँ पे हो जाता है, सूर्य की किरणें सीधी जो है कर्क रेखा पर पड़ती है, जिसे ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। जबकि सूर्य फिर इसके बाद जो है यहाँ पे जब वापस आता है तो सूर्य यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो सूर्य जब यहाँ पे आएगा तो इस दिन जो है कौन सी तारीख हो जाती है तो 23 सितंबर हो जाता है। फिर इसे विषुव की घटना कहते हैं। और इसके बाद फिर जो है विषुव से यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ पे मार्च, अगस्त, मार्च के बाद जून, जून के बाद सितंबर, सितंबर के बाद जो है यहाँ पे दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सितंबर को। तो हमारा सूर्य जो है यहाँ से पहले यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये मकर रेखा पर आएगा तो मकर रेखा की सीधी किरणें किस पर चमकेंगी तो यह मकर रेखा सूर्य की सीधी सूर्य की सीधी किरणें किस रेखा पर चमकेंगी तो मकर रेखा पर चमकेंगी। तो इस दिन क्या हो जाता है तो हमारा, तो इस दिन हमारा शीत अयनांत हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन जो है
शीत अयनांत होता है, लेकिन अगर यहाँ के जो लोग होते हैं यहाँ पर गर्मी होती है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ से हम जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, इसलिए हम जो है यहाँ पर शीत ऋतु देखते हैं। हमारे यहाँ पे शीत ऋतु हो जाता है, यहाँ पे गर्मी हो जाती है, ठीक है। तो हम जो है इसे शीत अयनांत बोलते हैं। तो शीत अयनांत कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के लोग होते हैं यहाँ पे गर्मी महसूस करते हैं, और वो लोग जो है हमारे यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे ठंडी होती है, इनके यहाँ पे गर्मी होती है, ठीक है। तो इसी घटना को जो है शीत अयनांत की घटना 22 दिसंबर को होती है। ग्रीष्म अयनांत की घटना 21 जून को होती है। और विषुव की घटना कब होती है? तो 21 मार्च सूर्य की किरणें यहाँ होती है, फिर 23 सितंबर सूर्य की किरणें यहाँ होती है, ठीक है। तो सूर्य जो है इस घटना इस तरह से चलता है, सूर्य यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो हर महीने के बीच में हर 4 जगहों के ये जो 4 पॉइंट है इनके बीच में जो है 3-3 महीने का जो है गैप होता है। 3 महीना यहाँ पे हो जाएगा, 3 महीना यहाँ पे, 3-3 यहाँ पे। तो ये ऐसे जो है साल का 12 महीने हो जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे कम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को होता है, जिसे अवसोर कहते हैं। और सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है सबसे अधिक दूरी पूछे किस तारीख को होता है? तो 4 अप्रैल को होता है। और ये जो है कब होता है? तो यह जो है अवसोर इसे कहते हैं। तो इसे अवसोर कहा जाता है, जो सबसे दूरी पर होता है। सूर्य, ये हमारा सूर्य है, और ये जो है सूर्य जो का जो है चक्कर जो है पृथ्वी किस तरह से लगाता है? तो दीर्घ वृत्ताकार में लगाता है, इस तरह से लगाता है। तो एक बार सूर्य यहाँ, पृथ्वी यहाँ पे होता है, दूसरी बार यहाँ पे होता है। तो ये वाली दूरी जो है जब कम हो जाती है तो इसे 3 जनवरी को कहते हैं, और इसे जो है उपसौर कहते हैं। जबकि ये वाली घटना दूरी ज़्यादा हो जाती है, इसे ये जो है 4 जुलाई को शायद है, ये अप्रैल नहीं है, ये 4 जुलाई को घटना होता है, और इसे अवसोर कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे दूरी ज़्यादा हो तो अवसोर, आ से जब मुँह आ करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ऊ करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। इस प्रश्न में थोड़ा सा व्याख्या करना था, इसलिए प्रश्न ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा है? तो मजबूत डेयरी ब्रांड में पूछा गया है कि सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड दुनिया का कौन सा है? तो यह अमूल है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रश्न की, नेक्स्ट प्रश्न देखें तो इसकी व्याख्या, विश्व का सबसे मजबूत अगर पूछे डेयरी ब्रांड कौन सा है? तो विश्व का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड बन गया है अमूल। जबकि वहीं बात करें कि सबसे मूल्यवान खाद्य पदार्थ में सबसे मूल्यवान कौन सा खाद्य पदार्थ है? तो नेस्ले पहले नंबर पर है, और लेज दूसरे स्थान पे है, जिसे चिप्स कहते हैं, वो दूसरे स्थान पर है, नेस्ले पहले में है। तो डेयरी के मामले में पहला स्थान अमूल का है, जबकि खाद्य पदार्थ में नेस्ले का पहला और लेज का दूसरा स्थान है। जो ये अमूल है, अमूल का अगर पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आनंद, गुजरात में इसका मुख्यालय है। जबकि अगर पूछे कि किस क्रिकेट टीम का 2024 में प्रायोजक अमूल बना था? तो अमूल जो है अमेरिका क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना था। ऑपरेशन फ्लड से अगर पूछे कौन से व्यक्ति संबंधित हैं? तो वर्गीज कुरियन जी संबंधित है ऑपरेशन फ्लड से, और इसी ऑपरेशन फ्लड को जो है श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन में अगर पूछे प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, लैक्टोज का निर्माण किससे होता है? तो लैक्टोज का निर्माण किससे होता है? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से लैक्टोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 7वां, हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनसिनाटी ओपन सबलिंका। 7 से सिनसिनाटी, 7 से सबलिंका याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। तो सिनसिनाटी ओपन किसने जीता है महिला वर्ग में? तो आर्यन सबलिंका ने जीता है। इसकी व्याख्या देखें तो सिनसिनाटी ओपन अगर पूछे यह किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है? तो यह टेनिस का ट्रॉफी है। पुरुष में अगर पूछे किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है, जो कि यूएसए के हैं। जबकि महिला विजेता में पूछे किसने जीता है? तो महिला वर्ग में आर्यन सबलिंका ने जीता है, और ये कहाँ की हैं? तो ये बेलारूस की हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, टेनिस का अगर पूछे कि कौन सा कप है? तो टेनिस का 2 कप याद रखेंगे, एक तो डेविस कप और दूसरा हाफ मैन कप। ये दोनों कप जो है टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, टेनिस में अभी हाल ही में गोल्ड किसने जीता था पुरुष वर्ग में? तो नोवाक जोकोविच ने जीता था, और ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं, और इन्होंने पहली बार जो है टेनिस में गोल्ड मेडल जीता है, तो याद रखेंगे। विंबलडन ग्रैंड स्लैम पुरुष वर्ग में अगर पूछे कौन विजेता बना है? तो कार्लोस अलकराज बने हैं। जबकि रोहन बोपन्ना का खेल पूछे कौन सा है? तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, और सबसे ज़्यादा उम्र के खिलाड़ी अगर पूछे जिन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है,
तो वह रोहन बोपन्ना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां। हाल ही में यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में किसे A+ ग्रेड दिया गया है? तो किसे A+ ग्रेड दिया गया है किस मामले में? तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट के कार्ड में किसे A+ ग्रेड दिया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे। नेक्स्ट इसकी व्याख्या करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2024 में अगर पूछे A+ ग्रेड किसे दिया गया है तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है। क्रिश्चियन केटल जो कि डेनमार्क के गवर्नर हैं, जबकि शक्तिकांत दास ये भारत के गवर्नर हैं, और थॉमस जॉर्डन अगर पूछे ये कहाँ के गवर्नर हैं तो ये स्विट्जरलैंड बैंक के गवर्नर हैं। तो याद रखेंगे A+ ग्रेड किसे दिया गया है तो 3 गवर्नरों को याद रखेंगे, एक तो डेनमार्क के, अपने भारत के और स्विट्जरलैंड के, जिन्हें सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो अगर बात करते हैं RBI का पहला गवर्नर किसे बनाया गया था तो ओसबॉर्न स्मिथ को बनाया गया था। RBI का पहला भारतीय गवर्नर अगर पूछे किसे बनाया गया था तो CD देशमुख को बनाया गया था। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रवाह पोर्टल, अभी पूछे किसके द्वारा शुरू किया गया था तो प्रवाह पोर्टल शुरू किया गया था RBI के द्वारा। RBI में अगर पूछे कि मुद्रास्फीति कंट्रोल कमेटी का अगर पूछे कि गठन किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था तो जो मुद्रास्फीति है इसको कंट्रोल करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था तो उर्जित पटेल कमेटी का गठन किया गया था। RBI की स्थापना कब हुई थी तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगर पूछे RBI की गठन के लिए कौन सा एक्ट आया था तो एक्ट अगर पूछेगा तो एक्ट आया था इसका 1934 में एक्ट आया था। फिर इसके बाद इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की जाती है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। RBI का मुख्यालय पूछे कहाँ पर है तो वर्तमान में RBI का हेडक्वार्टर अगर पूछे कहाँ पे है तो यह मुंबई में है। कहाँ है तो यह मुंबई में है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 1935 में तो 1935 से लेकर 1937 के बीच में RBI का मुख्यालय कहाँ पे था तो यह कोलकाता में था। फिर 1937 से इसको ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया जाता है तो मुंबई में कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां। हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो आतंकवाद से जो पीड़ित व्यक्ति थे और उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यह 21 अगस्त को मनाया गया है। आतंकवाद के पीड़ित को याद और श्रद्धांजलि करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछे कब मनाया गया है? तो यह 21 अगस्त को मनाया गया है। जबकि पूछे भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 मई को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। और हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी के याद में जो है हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी यह मनाया गया है 12 अगस्त को। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10वां, आज का आखिरी करंट अफेयर क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रान्यास मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्पेन में हुए इनका निधन हुआ है। मारिया ब्रान्यास मोरेरा, इनका भी हाल ही में निधन हो जाता है। और इनका निधन पूछे कहाँ हुआ है? तो स्पेन में हुआ है। मारिया मोरेरा ये जो है दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला है जिनका 117 साल की उम्र में निधन हो गया है। और इन्हें जो है सोशल मीडिया पर सुपर कैटलन दीदी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे मारिया मोरेना का अगर पूछे मोरेरा का निधन कहाँ हुआ है? स्पेन में। ये कितने वर्ष की थी? ये कितने साल की थी? तो 117 साल की थी। अगर पूछे इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1907 में। और इन्हें जो है सोशल मीडिया पर सुपर कैटलिन दीदी के नाम से भी जाना जाता है। स्पेन की राजधानी की बात करते हैं मैड्रिड है। ब्रिटेन की राजधानी का नाम लंदन। फ्रांस की राजधानी का नाम पेरिस। पुर्तगाल की राजधानी का नाम लिस्बन। इटली की राजधानी का नाम रोम। जर्मनी की राजधानी का नाम है बर्लिन। नीदरलैंड की राजधानी का नाम एम्स्टर्डम। ग्रीस की राजधानी का नाम एथेंस।
पोलैंड की राजधानी का नाम वारसा, बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स और ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम है वियना। और इसी वियना में जो है ओपेक का मुख्यालय है, ओपेक का मुख्यालय है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपर्ट कंट्री। और इसकी पूछे स्थापना कब किया जाता है, तो 1961 में इसकी स्थापना किया जाता है। साइप्रस की राजधानी का नाम है निकोसिया, साइप्रस की राजधानी का नाम है। डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन, स्वीडन की राजधानी का नाम है स्टॉकहोम, और इसके बाद हंगरी की राजधानी का नाम है बुडापेस्ट, और बुल्गारिया की राजधानी का नाम है सोफिया, और आइसलैंड की राजधानी का नाम है रेकजाविक। आइसलैंड पर अगर पूछे यह जो है भौगोलिक रूप से अगर देखें तो यह किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो यह नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है। जबकि बात करें कि इस पर जो है राजनीतिक अधिकार पूछे किसका है, राजनीतिक अगर अधिकार पूछे किसका है, तो इस पर राजनीतिक अधिकार है डेनमार्क का, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से यह नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, उसकी व्याख्या, जीके जीएस और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सभी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।